हाँ बच्चों, तो कल अपन ने थायराइड ग्लैंड के बारे में बात की, उसकी संरचना, थायरोक्सिन हार्मोन, उसका कार्य है ना। फिर अपन ने विकार के लिए शुरुआत की थी, तो आज अपन बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की अबनॉर्मलिटी से जो विकार उत्पन्न होते हैं ना। तो सबसे पहले डिसऑर्डर में बात करते हैं क्रिटिनिज्म की। तो ये जो है नवजात शिशु या आगे थोड़ा सा उसके डेवलपमेंट के बाद जो चाइल्डहुड की स्टेज है 10 साल से पहले पहले, इस दौरान अगर उसमें थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो उस बच्चे के अंदर क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? इसमें बच्चे का जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, मानसिक डेवलपमेंट भी कम होता है, जिससे उसका जो आईक्यू है वो भी कम हो जाता है। ऐसे बच्चे में हृदय धड़कन की जो दर है वो कम हो जाती है, उसका रक्त दाब कम हो जाता है, उसके शरीर का तापमान भी कम हो जाता है, और उसकी जो त्वचा है वो असामान्य प्रकार की होती है, वो बहरा और गूंगा भी होता है। उसमें रक्त के अंदर शुगर का स्तर कम होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर उसमें बढ़ जाता है, और नियोनेटल जॉन्डिस का मतलब है नवजात अवस्था में उसके अंदर पीलिया हो जाता है। पीलिया रोग, जैसे जन्म होता है तो उसके अंदर पीलिया रोग हो जाता है। पोर्ट बेलिड का मतलब है कि उसका जो पेट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ ऐसे होता है, इसी को बोलते हैं पोर्ट बेलिड। और पिजन चेस्ट, उसकी जो पसलियां हैं वो ऐसे नजर आने लगती हैं, क्योंकि फैट वगैरह कम हो जाती है, तो पिजन चेस्ट जो पसलियां वो दिखाई देने लगती है। लेथार्जी, उस बच्चे में आलस्य आता है, उसकी जीभ भी बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो क्रिटिनिज्म से संबंधित है। तो नवजात शिशु में थायरोक्सिन के कम स्त्रावण की वजह से होता है, नोट कर लें, ठीक है। तो ये क्रिटिनिज्म से रिलेटेड कुछ लक्षण है बच्चे के, तो आप लोग नोट कर लें इसको। पॉज करके नोट कर लेना। अगले डिसऑर्डर की बात करते हैं। सिंपल गोइटर। अभी जो अपन जितने भी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं वो सब हाइपोथायरोडिज्म की वजह से है। हाइपोथायरोडिज्म, जिसमें T4 एंड T3 का लेवल कम स्त्रावित होगा। तो क्रिटिनिज्म भी अभी जो डिस्कस किया था वो हाइपो से ही था, और ये भी अपन जो है वो हाइपोथायरोडिज्म से ही रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं। सरल गलगंड, सिंपल गोइटर, तो यह रोग आयोडीन की कमी होने पर होता है ना। तो इस रोग में होता क्या है कि आयोडीन जो है उसकी कमी होती है, और T3 तथा T4 की भी कमी होती है। आयोडीन की कमी और T3 T4 की भी इसके अंदर कमी होती है, जिसकी वजह से सिंपल गोइटर होता है। इसमें होता क्या है, मैकेनिज्म क्या, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जो हाइपोथैलेमस है, आपको पता है कि वो रिलीज करेगा क्या, TSH रिलीजिंग हार्मोन, TRH, और ये कार्य करता है किस पे, थायराइड पे।
जिससे थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH जो है वो वर्क करता है किस पे, सॉरी, ये वर्क करेगी पीयूष पे, और पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है TSH। और TSH आज ही, जैसे सॉरी कल वाली क्लास में आपको मैंने कहा था कि जब थायराइड फॉलिकल की सेल्स पे जो TSH का रिसेप्टर है, TSH ग्राही के ऊपर TSH आके जुड़ता है, TSH ग्राही पर जब TSH आके जुड़ता है तो अंदर जब वो सिग्नलिंग देता है तो इससे आपको मैंने बताया था कि अंदर की तरफ क्या रिलीज होता है, थायरोग्लोब्युलिन। थायरोग्लोब्युलिन का अंदर की तरफ स्रावण हो रहा है। अब जो व्यक्ति है उसके रक्त की अगर बात करें, ये ब्लड है, तो ब्लड में जो है वो आयोडीन की कमी है और थायरोक्सिन की भी क्या है, कमी है। अब आप लोग देखें कि आपको मैंने समझाया था कि जब TSH आके जुड़ता है तो थायरोग्लोबुलिन का यहाँ पे स्रावण हो गया। अब इसका जब रीअपटेक होता है, इसका जब रीअपटेक होता है, रीअपटेक जब इसका होगा तो रीअपटेक के दौरान क्या चाहिए इसको, आयोडीन चाहिए, ताकि वो T3 T4 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्लड में आ पाए। लेकिन रीअपटेक के दौरान क्योंकि ब्लड में आयोडीन की कमी है, तो आयोडीन की कमी के कारण रीअपटेक नहीं होगा। आयोडीन कम है इसीलिए रीअपटेक नहीं होगा, और अगर रीअपटेक नहीं होगा तो इसका परिणाम क्या होगा, T4 या T3 ब्लड में कम होगा, थायरोक्सिन का लेवल गिर गया, क्योंकि आयोडीन नहीं था तो रीअपटेक नहीं हो पाया, और रीअपटेक नहीं हुआ तो ब्लड में थायरोक्सिन का स्तर गिर गया। और इसका परिणाम क्या होगा कि जैसे ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल कम होगा तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया जाएगा, जिससे हाइपोथैलेमस क्या स्रावित करेगा, TRH, और इसकी वजह से पीयूष ग्रंथि को भी प्रमोट किया जाएगा, जिससे पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करेगी, TSH। इससे TSH का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब TSH का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो TSH जब इस ग्राही पे जुड़ेगा तो वो और ज्यादा थायरोग्लोबुलिन स्रावण करेगा, थायरोग्लोबुलिन स्रावण और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इससे जब थायरोग्लोबुलिन का स्रावण लगातार बढ़ता जाएगा और वो रीअपटेक हो नहीं पाएगा, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे फॉलिकल साइज बढ़ जाएगा, और उसी को बोलते हैं क्या, गोइटर गलगंड। क्लियर ना, एक बार दोबारा समझ लें कि इस सिंपल गोइटर के अंदर क्या हुआ कि व्यक्ति में आयोडीन की कमी है, और जब आयोडीन की कमी होगी तो ऐसे में होगा क्या कि हाइपोथैलेमस ने TRH की हेल्प से पीयूष ग्रंथि से TSH रिलीज किया, TSH अपने ग्राही पे जुड़ेगा तो इस सेल ने फॉलिकल की थायरोग्लोबुलिन रिलीज किया, वो रीअपटेक नहीं हो पाया क्योंकि आयोडीन नहीं था, और आयोडीन की कमी से जब रीअपटेक नहीं होगा तो इससे ब्लड में थायरोक्सिन का स्तर गिर जाएगा। थायरोक्सिन के स्तर के गिरते ही एक पॉजिटिव फीडबैक मिला हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि को, जिससे TSH का लेवल और ज्यादा बढ़ गया। उस TSH ने इन फॉलिकल को और ज्यादा प्रेरित किया, जिससे फॉलिकल ने किसकी मात्रा बढ़ा दी, थायरोग्लोबुलिन की। लेकिन थायरोग्लोबुलिन बन तो रहा है लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि आयोडीन नहीं है, और इसीलिए इस फॉलिकल का साइज बढ़ गया
और थायराइड ग्रंथि जो है उसका साइज बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं गलगंड। तो इस रोग का इलाज क्या है, इसका क्योर है इलाज आयोडीन की आपूर्ति। अगर आयोडीन की आपूर्ति कर दी जाए, आयोडीन की कमी दूर कर दी जाए, तो इससे फिर थायरोक्सिन का निर्माण इजीली हो जाएगा और उसकी कमी का जो प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा, है ना। अब व्यक्ति के अंदर जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, सिंपल गोइटर हो रहा है, तो इसके लक्षण क्या होंगे। हाँ, सिंपल गोइटर के एक तो थायराइड का साइज बड़ा होगा, जिसको गलगंड या गोइटर बोलते हैं। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी, है ना। और इससे मोटापा बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। जब थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, बीएमआर कम हो जाती है, इस वजह से मोटापा आदमी का बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो फैट वगैरह जमा हुई है, उस फ्यूल का, उस ईंधन का जो कंबशन है, दहन है, वो नहीं हो पाता है और वो शरीर में जमा होता जाता है, आदमी के अंदर मोटापा बढ़ जाता है। ज्यादातर ये महिलाओं में ही होता है और इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल, महिलाओं के अंदर जो रज चक्र है वो भी अनियमित हो जाता है। रज चक्र की अनियमितता, रज चक्र जो है वो अनियमित इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात की हम लोगों ने किसकी, सिंपल गोइटर की। चले आगे। पॉज करके नोट कर लेना आप। देखिए, हम तीसरा डिसऑर्डर जो इसके अंदर है वो हम लोग बात कर रहे हैं, माइक्सीडीमा, गल रोग। इसमें, इस रोग में T3 व T4 की कमी, या यह रोग T3 व T4 की कमी के कारण होता है और ज्यादातर महिलाओं में होता है। फीमेल्स के अंदर ये रोग ज्यादा होता है। लक्षण की अगर बात करें तो इसमें बीएमआर कम हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हृदय दर कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है, चेहरा लाल व सूजन युक्त हो जाता है और व्यक्ति सुस्त हो जाता है। व्यक्ति जो है वो सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है, ठीक है। तो नोट कर ले माइक्सीडीमा के लक्षण।
ठीक है ना। एक व्यक्ति जो है उसमें अलर्टनेस भी कम हो जाती है ना, चेतनता जिसको बोलते हैं वो भी इसके अंदर कम हो जाती है। और महिलाओं में के लिए अलग से लिख देंगे, महिलाओं में रज चक्र अनियमित हो जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है। नोट कर लें। तो ये बात हो गई किसकी, हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब बात करते हैं हाइपर थायरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म की। तो यह T3 व T4 की उच्च मात्रा के कारण होता है, ठीक है ना। और इसको जो है एक्सोथैल्मिक गोइटर या ग्रेव रोग भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर के कारण उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। या ऑटो इम्यून क्रिया के कारण भी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन क्या है कि T3 व T4 की मात्रा ज्यादा है, आयोडीन भी सामान्य है ना। तो T3 T4 भी इसमें T3 T4 का लेवल ज्यादा है और आयोडीन भी सामान्य है। तो आयोडीन की कमी से ये रोग नहीं हो रहा है। ये रोग क्यों हो रहा है, क्योंकि इस रोग के अंदर जो है थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो वो क्यों बढ़ रही है, वो या तो किसी ट्यूमर की वजह से होता है, ट्यूमर कोई नोड्यूल बन जाती है तो उससे एक्टिविटी बढ़ जाती है, और या फिर जो है ऑटोइम्यून रोग के वजह से ऐसा हो सकता है। वो क्यों है कैसे, वो भी मैं समझा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट करें। देखें, ये हाइपोथैलेमस है, इससे रिलीज हुआ TSH रिलीजिंग हार्मोन TRH, और इसने वर्क किया किस पे, पीयूष पे। तो पीयूष पे जैसे ही वर्क करेगा तो पीयूष ग्रंथि स्रावित कर देगी क्या, TSH। यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। ये TSH जो है वो थायराइड फॉलिकल पे कार्य करेगी। थायराइड पुट्टक, और इन पुट्टक की सेल्स पे ये क्या है, TSH ग्राही। तो TSH ग्राही पर जब TSH जुड़ेगा तो क्या होगा, आपको पता है कि ब्लड के अंदर आयोडीन भी जो है, आयोडीन की भी कमी नहीं है।
आयोडीन भी सामान्य है, और T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा है। तो जब TSH जुड़ के अंदर सिग्नलिंग देगा तो आपको पता है कि थायरोग्लोबुलिन इसमें रिलीज होगा, थायरोग्लोबुलिन, और फिर ये आयोडीन को यूज करेगा, और आयोडीनाइजेशन के बाद में रीअपटेक हुआ, और रीअपटेक होकर के वो किस में आ गया, ब्लड में, T3 T4। तो रक्त में जब इसका स्तर ज्यादा हुआ तो रक्त में जब T3 T4 का स्तर ज्यादा हुआ तो ये हाइपोथैलेमस के पास आएगा और नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, जिससे TRH का लेवल कम हो जाएगा। साथ ही ये पीयूष ग्रंथि को भी नेगेटिव फीडबैक देगा, जिससे TSH का लेवल कम हो जाएगा, और देखते देखते TSH और ज्यादा कम हो गया। अब ऐसे में अब आप लोग देखें कि जब TSH है ही नहीं, जब TSH है ही नहीं, उसके बाद क्या ये क्रिया होनी चाहिए, थायरोग्लोबुलिन को रिलीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस रोग में होता क्या है कि TSH ग्राही के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन जाते हैं, ऑटो एंटीबॉडी बन जाते हैं, और इससे TSH का ग्राही जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, और डिफेक्टिव होकर के बिना TSH की प्रेजेंस के अंदर सिग्नलिंग देगा, और सिग्नलिंग देगा तो थायरोग्लोबुलिन बनेगा, वो यहाँ पे रिलीज होगा, और फिर आयोडीन की कमी है नहीं, आयोडीनाइजेशन हुआ, रीअपटेक हो गया, और रीअपटेक होकर के वो ब्लड के अंदर आ गया थायरोक्सिन। तो इस तरीके से अब ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा है, ये नेगेटिव फीडबैक देगा तो TSH होगा नहीं। लेकिन रिसेप्टर तो बिना TSH के कार्य कर रहा है ना, क्योंकि रिसेप्टर के विरुद्ध क्या बन गया, ऑटो एंटीबॉडी, और उसने रिसेप्टर को खराब कर दिया, और रिसेप्टर के खराब होते ही ये TSH का रिसेप्टर जो है वो बिना TSH की प्रेजेंस के सिग्नलिंग देख करके बहुत ज्यादा मात्रा में थायरोग्लोबुलिन को रिलीज कराएगा, और थायरोग्लोबुलिन का लेवल बढ़ता जाएगा, और लेवल के बढ़ने से इस फॉलिकल का साइज बढ़ जाएगा। फॉलिकल साइज बढ़ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, फिर गोइटर, इससे भी गलगंड के रूप में ये फैल जाएगा। क्लियर ना? तो थायराइड ग्रंथि का साइज जो बढ़ता है वो हाइपो में भी बढ़ता है और हाइपर में भी बढ़ता है। यहाँ पे जो हाइपर है इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें TSH का ग्राही खराब हो गया था, जो बिना TSH की उपस्थिति के बहुत ज्यादा मात्रा में थायरोग्लोबुलिन को स्रावित कर रहा है, जिससे थायरोग्लोबुलिन का स्तर जब बढ़ गया तो फॉलिकल का साइज जो है वो बढ़ जाता है, और इसी से गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है, नोट कर लें पॉज करके। चले आगे। ये बात हो गई हाइपरथायरोडिज्म में ग्रेव रोग के अंदर। इसमें कुछ लक्षण है वो लिख लो, हाइपरथायरोडिज्म के लक्षण जो है। तो पहला है टेम्परेचर बढ़ जाता है, BMR बढ़ जाती है क्योंकि थायरोक्सिन ज्यादा है, इसके अलावा बॉडी का वजन कम हो जाता है, मतलब आदमी जो पतला हो जाएगा, पतलापन आदमी के अंदर आ जाएगा, और थायराइड में सूजन आ जाएगी। और क्या लक्षण है, आई बॉल बाहर निकल आएंगे, आई बॉल जो बाहर की तरफ उभर आएंगे, इसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोला गया, जिसमें आई बॉल जो है वैसे बाहर की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि उच्च थायरोक्सिन की वजह से
आई बॉल के पीछे की तरफ जो मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, उनमें सूजन आ जाती है, साथ ही वहां पे कुछ वसा का भी जमाव हो जाता है, जिससे आई बॉल बाहर की तरफ उभर आते हैं। ठीक है, नोट कर लेना। चलें आगे? तो ये थायराइड ग्लैंड में अपन ने उसकी संरचना की बात की, थायरोक्सिन की बात की, उसके फंक्शन की बात की, फिर थायरोक्सिन की कमी या अधिकता से होने वाले जो रोग हैं उनकी बात हम लोगों ने कर ली है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी और हाइपरथायरॉयडिज्म भी। अब थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। इसकी बात कर लेते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है यह पैरा फोलिकुलर सेल्स द्वारा स्रावित होता है। यह पैरा फोलिकुलर सेल द्वारा स्रावित होता है। यह हाइपोकैल्सेमिक व हाइपोफॉस्फेटेमिक हार्मोन है। मतलब इनका मतलब क्या हुआ? यह रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट स्तर को कम कर देता है। रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, इसलिए इसको हाइपोकैल्सेमिक या हाइपोफॉस्फेटेमिक हार्मोन कहा गया है। क्लियर ना? तो ये जो हार्मोन है कह सकते हैं कि यह कैल्शियम होम्योस्टेसिस में मदद करता है। क्लियर ना? यह रक्त के अतिरिक्त कैल्शियम को बोन में जमा करवाता है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है, अतिरिक्त है, तो उसको ये हार्मोन जो है वो ब्लड से बोन के अंदर डाल देगा। अगर रक्त के अंदर कैल्शियम का स्तर बहुत ज़्यादा है तो इसकी हेल्प से वो अतिरिक्त कैल्शियम जो वो रक्त से होता हुआ बोन में पहुंचेगा और वहां पे जमा हो जाता है। ठीक है, नोट कर लें। ये बात हो गई अब थायराइड ग्लैंड के बारे में, पॉज करके नोट कर लेना। अब बात करेंगे अगली ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। अगली ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के ही पीछे की तरफ होती है और ये एनाटॉमिकली फंक्शनली उससे उस पर डिपेंड नहीं रहती है थायराइड पे। तो पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो यह थायराइड लोब्स के पीछे स्थित होती है। थायराइड की जो लोब्स है उसके पीछे स्थित होती है। और अगर डायग्रामेटिकली हम लोग देखें तो एनसीईआरटी का ही जो डायग्राम अभी अपन ने बनाया था एक,
जैसे ये लैरिक्स है, ट्रेकिया है, तो ये जो है वो वेंट्रल व्यू है, और जिसको अपन एंटीरियर भी कह सकते हैं, अग्रभाग की तरफ। लेकिन पोस्टीरियर व्यू की अगर हम लोग बात करें, तो पोस्टीरियर व्यू में अब थायराइड ग्लैंड जो है, पोस्टीरियर व्यू में उसकी ये दोनों लोब नजर आएंगी हमें, और इन दोनों लोब के साथ इस तरीके से पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो जुड़ी होती है, दो इस तरफ और दो उस तरफ। तो ये है डोर्सल व्यू या पोस्टीरियर व्यू, ठीक है ना। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है। इस पैराथायरॉइड ग्लैंड जो टोटल 4 हो गई, इसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती है। एक तो चीप सेल्स होती है जो कि स्मॉल होती है और नंबर में भी ज्यादा होती है ना, उनकी अभी चर्चा करेंगे, इतने में आप लोग ये पहुंच करके नोट करें। कर लिया नोट? चलो, तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इसकी सेल्स की बात करें तो इसमें एक तो है स्मॉल, छोटी चीप सेल, और एक है लार्ज, बड़ी ऑक्जीफिल सेल। अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है, यह पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण करती है। ये जो ग्लैंड है वो पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन जो उसका स्रावण करती है। और पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है उसकी बात अभी करते हैं, आप लोग पहुंच करके नोट करें। तो पैराथायराइड ग्लैंड से जो पीटीएच रिलीज होता है, अगर इसके कार्य की बात करें तो यह हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है, अर्थात ब्लड कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। रक्त में जो कैल्शियम का स्तर है उसको ये इंक्रीज करता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है, अतः यह भी कैल्शियम होम्योस्टेसिस में सहायक है।
तथा थायरोकैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। एंटागोनिस्टिक हार्मोन वो होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे थायरोकैल्सिटोनिन है तो ये रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को कम करता है, तो पैराथायराइड हार्मोन उसका उल्टा कार्य करेगा, ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो नोट कर लें। कर लिया नोट? चलो, अब देखो, कैल्शियम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं। आपकी जो त्वचा है उस त्वचा पर एक्चुअल में जब यूवी गिरती है तो त्वचा की जो सेल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से, इस यूवी के प्रभाव से पॉलीकैल्सिफेरॉल बनता है। क्या बनता है? पॉलीकैल्सिफेरॉल। जैसे यूवी स्किन पे गिरती है तो कोलेस्ट्रॉल पॉलीकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है, और पॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो लीवर में आता है, और लीवर जो है वहां पे कोलिकैल्सिफेरॉल का रक्त के माध्यम से ये लीवर में आता है, और यहां पर कोलिकैल्सिफेरॉल का हाइड्रोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जिससे बनता क्या है? 1 हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल। ये फिर किडनी के पास आता है, और किडनी के पास भी इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है और बन जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल। इसी को बोलते हैं विटामिन डी। यही क्या है? विटामिन डी। तो विटामिन डी कितनी जगह बनने के दौरान कितनी जगह इसकी सहायता मिली इसके लिए? त्वचा, लीवर और फिर किडनी। तो त्वचा से जब कोलिकैल्सिफेरॉल लीवर के पास आया तो उसके 1 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा और 1 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बना। ये रक्त के माध्यम से किडनी के पास आएगा, किडनी के पास एंजाइम है जिससे 25वें कार्बन पे OH और जुड़ जाता है और बन गया 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन डी। अब ये विटामिन डी जो है वो क्या करेगा? आंत्र से कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाना। अब विटामिन डी जो है वो, ये मान लो आंत्र की ल्यूमेन है और उसमें ये कैल्शियम है, तो आंत्र की जो सेल्स हैं इन सेल्स पे ये विटामिन डी जाके कार्य करेगा, और इस विटामिन की सहायता से यहाँ पर चैनल बनेंगे। आपको मैंने बताया भी था ये शुरुआत में, इन चैनल को बोलते हैं कैल बाइंडिंग चैनल। तो विटामिन डी इन चैनल को बनाएगा और इन चैनल से कैल्शियम अवशोषित होकर के किस में आ जाएगा? ब्लड में। यह है ब्लड। तो इससे कैल्शियम का अवशोषण हुआ और कैल्शियम कहाँ गया? ब्लड में। इस तरीके से आप लोग देखें कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस में जब फर्स्ट कंडीशन है, जब ब्लड कैल्शियम स्तर कम हो तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस दौरान क्या होगा? पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो क्या स्रावित करेगी? पैराथायराइड हार्मोन। और पैराथायराइड हार्मोन जो है वो इस क्रिया को बढ़ाता है। पैराथायराइड हार्मोन किडनी में 25वें कार्बन पे जो OH ग्रुप जुड़ रहा है इस प्रक्रिया को बढ़ाता है जिससे विटामिन डी बन पाता है।
तो विटामिन डी को किडनी में बनने के लिए प्रमोट कौन करता है? पैराथायराइड हार्मोन। और इससे विटामिन डी बन पाता है और इससे विटामिन डी आंत्र से कैल्शियम अवशोषण करा के ब्लड में ला पाता है। तो आंत्र से कैल्शियम अवशोषण को बढ़ा रहा है विटामिन डी और उसमें मदद कर रहा है पैराथायराइड हार्मोन। तो इस तरीके से रक्त में जो पहले कैल्शियम का स्तर कम था, इसकी वजह से विटामिन डी बना और वो विटामिन डी ने कैल्शियम अवशोषण कराया और रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ गया। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन जो है वो अस्थि पर कार्य करता है और अस्थि पे कार्य जब ये करेगा तो कैसे करेगा? ये मान लो बोन है, तो अस्थि के ऊपर जो है एक सेल्स होती है, अपन पढ़ेंगे आगे, जिसको बोला गया है ऑस्टियोक्लास्ट, टिश्यू में पढ़ेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट अस्थि को रीएब्जॉर्ब करती है और ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन है और ये पीटीएच इस ऑस्टियोक्लास्ट को प्रेरित करेगा, जिससे ऑस्टियोक्लास्ट बोन के कैल्शियम को ब्लड में डाल देगी। तो कह रहे हैं डीमिनरलाइजेशन करवा देगा। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है, एक तो उसने इंटेस्टाइन से कैल्शियम अवशोषण को प्रेरित किया, एक बोन जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है उसका डीमिनरलाइजेशन करा के ब्लड में कैल्शियम लाया। इस तरीके से जब ब्लड में कैल्शियम का स्तर कम होता है तो पैराथायराइड हार्मोन उसके लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन किडनी से भी कैल्शियम के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। इस तरीके से पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रहा है। तो ये थायरोकैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक होता है। ठीक है, नोट कर लें। कर देना अब। चलो, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई होम्योस्टेसिस में कि जब ब्लड में कैल्शियम का स्तर कम था। अगर ब्लड में कैल्शियम का स्तर ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? अभी जो मैंने आपको फिगर समझाया है इसको रिलेट करके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले साल इस पे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। सेकंड कंडीशन है जब ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाए। तो जब ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाएगा तब क्या होगा? तब थायराइड ग्लैंड जो है उसकी पैरा फॉलिकुलर सेल जो हैं उस इनका सक्रियण हो जाएगा और इससे रिलीज क्या होगा? थायरोकैल्सिटोनिन। और ये थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो क्या करेगा? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो हाइपोकैल्शियमिक है, ये ब्लड में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। और कंडीशन क्या है? जब ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाए तो ये सक्रिय हो जाएगी और ये ब्लड में कैल्शियम के स्तर को कम करेगी। कैसे करेगी? तो थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो पीटीएच के लेवल को कम कराएगा, उसको नेगेटिव फीडबैक देगा। दूसरा, थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो विटामिन डी फॉर्मेशन जो है किडनी में उसको नेगेटिव फीडबैक देगा। अभी जो बात की थी, तो जब विटामिन डी का निर्माण नहीं होगा तो इससे क्या होगा? आंत्र से कैल्शियम अवशोषण कम हो जाएगा। आंत्र से कैल्शियम अवशोषण नहीं हो पाएगा जब विटामिन डी का निर्माण ही इसने संदमित कर दिया। तीसरा, ये किडनी से कैल्शियम अवशोषण कम कर देता है, तो क्योंकि ब्लड में पहले से कैल्शियम ज्यादा तो किडनी से
नेफ्रॉन के अंदर जो कैल्शियम अवशोषण है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। और एक और, रक्त के अतिरिक्त कैल्शियम को बोन में जमा करवाने में सहायक होता है। तो अतिरिक्त रक्त की कैल्शियम को बोन में जमा करा देगा, जिससे रक्त के अंदर कैल्शियम का स्तर वापस सामान्य हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, एक बढ़ा रहा है तो एक कम कर रहा है। तो आपको याद रखना कौन सा हाइपोकैल्शियमिक है और कौन सा हाइपरकैल्शियमिक है। ये हो गया कैल्शियम का होम्योस्टेसिस। इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। अगली क्लास में अपन लोग इसके डिसऑर्डर की बात करेंगे और फिर अगली ग्लैंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तब तक आप लोग एनसीईआरटी की बढ़िया से रीडिंग लगाएं, नोट्स रिवाइज करें और फिर जो है इसकी क्वेश्चन आप लोग लगाएं। आप लोग इसकी जो थ्योरी है वो एनसीईआरटी से पढ़ें, वो थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ें। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझें आप लोग, है ना। और इनको समझ के एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के फिर आप लोग क्वेश्चन लगाएं। मेन कार्य आपका वही है, आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाएं और वो आपको अच्छे से करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।